जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग का टॉपिक है इतिहास में मगध साम्राज्य। इससे पहले दोस्तों जो वीडियो बनाया गया है वो बनाया गया है किस पर, तो बनाया गया है 16 महाजनपदों पर। ठीक है, तो 16 महाजनपद अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख तो देखो मगध है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने 16 महाजनपद नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पर और जल्दी से इसको देख लीजिए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये पढ़ा हुआ है और सभी प्रकार के एग्जाम में आपके लिए सहायक भी होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मगध साम्राज्य। ठीक है, जो कि लगभग हम लोग का उत्तर भारत के एरिया में इसको पड़ता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत और पश्चिमी उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर के एरिया में ये सबसे ज्यादा इसका पार्ट आता है। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो दोस्तों इसका क्यों इसके बारे में पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, भौगोलिक रूप से भी चर्चा में रहा। अभी बताएंगे क्यों। तो राजनीतिक रूप से आप देखिए 4 वंशों ने यहाँ पर प्रमुख रूप से शासन किया। इसके पहले भी लोगों ने शासन किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख वंश है वो 4 ही वंश है इनके राजाओं ने, जिसमें ढेर सारे राजा थे। उसके बाद अगर भौगोलिक रूप से बात की जाए तो जैसे सोन नदी गंडक नदी, इन दोनों के जहाँ संगम हुआ था वहां पर एक नगर था पाटलिपुत्र। अब जाहिर सी बात है जहां पर भी नदियां होंगी और नदी जहां पर होगी बाबू तो वहां पर फर्टाइल हो जाएगी भूमि, यानी कि उपजाऊ हो जाएगी। और उपजाऊ हो जाएगी तो आप देखोगे कि जहां पर भी प्लेन एरियाज होते हैं, यानी जहां प्लेन है और वहां अगर नदी है तो सबसे घनी आबादी उसी एरिया में रहती है। ठीक है, क्योंकि उनको सभी चीजें मिल जाती है, उनको खाने के लिए अन्न उगाने के लिए मिट्टी मिल जाती है ना, पीने के लिए पानी मिल जाता है। बस यही 2 चीज की आवश्यकता होती है किसी भी जनसंख्या को निवास करने की। फिलहाल आइए चलते हैं मगध साम्राज्य पर। तो बात की जाए अगर मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं बृहद्रथ। तो ये बृहद्रथ कौन थे? बृहद्रथ जो थे बाबू, आप सब लोग भारत देखे होंगे तो जरासंध एक कैरेक्टर आप लोग को सुनाई दिया होगा। एक जरासंध एक कैरेक्टर, जरा नाम की राक्षसी से जन्म हुआ था, याद है आप लोगों को? भीम ने जिसको मारा था, लगातार मार रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तब कृष्ण जी ने एक तिनका उठाया तो बोला था कि ऐसे कर इधर और इधर कर, कुछ इशारा किया था। तब जाके भीम ने उनके शरीर को बीच में से फाड़ कर एक हिस्सा इधर फेंका, तब जाकर जरासंध की मृत्यु हुई, है ना। आप सब लोग को ये कहानी पता होगी महाभारत की। अगर नहीं पता तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं और नहीं तो महाभारत देख सकते हैं। हमारी जो ऐतिहासिक चीजें इसको हम लोग को देखनी चाहिए। तो जरासंध के ही जो पुत्र थे वो थे बृहद्रथ। कहा जाता है एक्चुअली में मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक है वो बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इनके। इसमें प्रमुख कौन कौन से वंशों ने शासन किया? तो देखिए 4 वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। देखो एक कोट है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हंसना ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे लिखा है तो हंसना इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हंसना। और बाकी आखिरी में तो मौर्य वंश आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, कौटिल्य की वजह से। आई होप आपको पता होगा या याद होगा। अगर आपको दिक्कत होती है इन तीनों क्रम को याद करने में तो आप सीधा याद रखिए कि अगर मगध साम्राज्य आपको पढ़ना है तो आपको याद रखना हंसना। तो ह से क्या हो गया? हर्यक वंश हो गया, वैसे आपका शिशुनाग वंश हो गया और न से आपका नंद वंश हो गया। एंड देन उसके पश्चात आपका हो गया आखिरी में मौर्य वंश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वंश की, जिसका नाम है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक नाम भी दिया गया है। ठीक है, इसका एक और नाम है श्रेणिक। ठीक है, जैन साहित्य से पता चलता है। देखो जिस समय ये चल रहा है बच्चा, उस समय जैन और बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख रूप से भारत में विद्यमान है। तो उन साहित्यों में सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वो एक स्रोत है मगध साम्राज्य के शासकों को पढ़ने का। अगर बात की जाए हर्यक वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक था बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। हालांकि मौर्य वंश में भी जो सबसे पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बेटे का नाम भी बिंदुसार है। बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है, मिला जुला है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बिंबिसार है। अच्छा, बिंबिसार को क्यों याद रखेंगे? तो बिंबिसार जो है पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शासन करने वाला व्यक्ति है। कितने साल? 52 साल। इसने 52 ईयर्स शासन किया है भारत अपने मतलब साम्राज्य पर, या भारत के साम्राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, भारत के राजाओं में आज तक पूरे इतिहास में इतने साल तक किसी ने शासन ही नहीं किया, है ना। तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा ये रहा होगा शासक। अब आप कहेंगे जैसे मुगल साम्राज्य में नहीं, मुगल साम्राज्य में भी अकबर ने भी 49 साल ही किया था शासन, 49-50 साल मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 48-49 साल आपका औरंगजेब ने भी किया था, है ना। और आलमगीर ने भी लगभग 45-46 साल किया, लेकिन 52 साल किसी ने नहीं किया। तो बिंबिसार इसलिए बहुत याद करने लायक है।
फिर उसके बाद इसने राजधानी अपनी बनाई थी राजगृह को, ये याद रखने वाली बात है इनकी, जो पेपर में आपसे पूछता है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन आएंगे। इनका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, ठीक है, तो जीवक को याद रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीवक, इनसे प्रश्न आता है। अच्छा, जीवक इंपॉर्टेंट क्यों है? इनसे दो चीजें इनसे प्रश्न पूछ ली जाती है एग्जाम में। पहला ये पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो जीवक जो वैद्य थे वही बुद्ध जी के संरक्षण में वहां पर गए हुए थे और उनके साथ उनकी देखभाल करते थे। ठीक इसी प्रकार से अवंती के एक राजा थे अवंती यानी मध्य प्रदेश, आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो वहां का राजा थे प्रद्योत, राजा प्रद्योत वर्मन। तो जो प्रद्योत जी थे उनके लिए भी राजवैद्य जीवक को भेजा गया था जब उनको एक बीमारी हुई थी, पांडु नाम का एक उनको रोग हुआ था, तो भी प्रद्योत को ही वहां पर प्रद्योत राजवैद्य को भेजा गया था। प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है। आइए, सबसे पहला राजा जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया वो थे कौन? बिंबिसार। तो बिंबिसार को इस चीज का भी श्रेय जाता है कि सबसे पहले राजा ऐसे कौन जिसने वैवाहिक संबंध बनाकर क्या किया, कहा जाता है लगभग इनकी 500 रानियां थी, है ना, लेकिन सबसे प्रमुख जो विवाह इनका था वो इन 3 जगहों पर था, जैसे कि कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी महाकौशला, है ना, कौशल प्रदेश जहाँ काशी वाला एरिया आता है, ठीक है, तो ये हमने आपको पिछले वाले में सब बताया हुआ है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। पहला विवाह इनका महाकौशला से हुआ। दूसरी रानी चेलन्ना थी जो वैशाली यानी लिच्छवीगढ़ राज्य की, लिच्छवी राजधानी वैशाली है ना, तो लिच्छवीगढ़ राज्य की वैशाली जी जो थी वो, अरे वैशाली कह रहे, लिच्छवीगढ़ राज्य में जो वैशाली इलाका था वहां से चेलन्ना महारानी जी थी, ठीक है, वैशाली प्रदेश से। फिर रानी क्षेमा थी जो मद्र की, मद्र मतलब आधुनिक पंजाब कह लीजिए, ठीक है, तो आधुनिक ये लिखा हुआ है आधुनिक पंजाब क्षेमा। ये 3 प्रमुख इनकी जो विवाह हुए थे, तो ये इनके 3 प्रमुख विवाह, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिंबिसार से संबंधित और कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हाँ आपको ये याद रखना है पहला ऐसा राजा जिसने वैवाहिक संबंध करके अपना राज्य का विस्तार किया था, तो ये बहुत ही चालाक राजाओं में से एक माने जाते हैं राजा बिंबिसार, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं राजा बिंबिसार के बाद अजातशत्रु पे। अब देखो दोस्तों, बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बिंबिसार के शासन काल में एक ऐसा व्यक्ति था जो बिंबिसार से बहुत ज्यादा द्वेष की भावना रखता था, जलन की भावना, और 52 साल से अगर शासन कर रहा है तो तुम सोचो अजातशत्रु को कितना वेट किया करना पड़ा होगा अपने राजा बनने के लिए। तो अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार को कैद कर लिया और मार डाला, और मारने के पश्चात अजातशत्रु क्या बन गया, राजा बन गया। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु का जो बेटा होगा ना भी उदयन या फिर उदायन, वो भी अजातशत्रु को मार डालेगा और राजा बन जाएगा, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आते हैं बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु पर। अजातशत्रु का जो शासन वर्ष है वो 492 बीसी से 460 बीसी है, ठीक है, ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अच्छा, 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये हम लोग याद रखेंगे कि जब अजातशत्रु के पिता यानी कि बिंबिसार की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो तीनों रानियां थी वो बड़ा रुष्ट हो गई थी, ठीक है, रुष्ट क्या हो गई थी, उसमें से एक रानी की तो मृत्यु भी हो गई थी, कहाँ, किसकी, महाकौशला जी की, जो काशी प्रदेश की थी, ये देखिए। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके जो भाई जी थे महाकौशला जी के, यानी कि इनके मम्मा, इसके अजातशत्रु जी के, अजातशत्रु में और इनके में युद्ध हुआ था, जिसमें से मामा जी इनके हार गए थे और अजातशत्रु जीत गया था। अच्छा खासा शासक था ये, लड़ने वाला, विस्तारवादी सोच वाला, और काशी प्रदेश को इसने जीत लिया था। फिर वैशाली यानी लिच्छवीगढ़ राज्य की जो चेलन्ना जी थी उनके यहाँ से भी इनका युद्ध हुआ और वैशाली को भी इसने जीत लिया था, यानी कि अपने दोनों जो मम्महट था यानी मामा का घर था या ननिहाल था उसको जीत लेने का काम किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु के समय ही श्री बुद्ध जी को मिला था महापरिनिर्वाण। आपको अगर पता होगा महापरिनिर्वाण क्या है, जब बुद्ध समाधि लेते हैं, अर्थात जब उनको मृत्यु, अगर हिंदू धर्म के अनुसार का उनको मृत्यु प्राप्त होती है तब उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध संगति में, या फिर जितने भी पिटक हैं, ठीक है, जो बौद्ध साहित्य में लिखे गए, तो उनकी मृत्यु वाले वर्ष में ही पहली बौद्ध संगति कराने का जो श्रेय जाता है वो अजातशत्रु को जाता है 483 बीसी। तो एक प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों परीक्षा में, है ना, तो याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में अजातशत्रु के द्वारा कराई गई थी। अब अजातशत्रु से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनके पुत्र उदयन पर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बच्चा बार बार हम बता रहे हैं, अभी हम लोग हर्यक वंश पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, देन नंद वंश और मौर्य वंश।
कहानी की तरह इसको समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको अब जिंदगी भर याद रहेगा, कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब अजातशत्रु को मारकर उसका बेटा जो था उदयन, कहीं कहीं इसको उदयन कहा जाता है, कहीं कहीं उदायन कहा जाता है, और कहीं कहीं उदयन कहा गया, उदयन। तो इनका भाई नाम ऐसा करके है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हम यहाँ लिख दिए तो उदयन भी कहा जाता है, ठीक है, उदायन भी कहा जाता है, तो व्याग मात्रा भी लग जाती है। तो इसने शासन किया था 460 से 444 बीसी तक। कभी कभी प्रश्न ये बीसी से ही आ जाता है, तो आप यहाँ से याद रखें बिंबिसार सबसे ज्यादा 44 से 492, चूंकि ये उल्टा चल रहा है क्योंकि ये बीसी है, देन 92 से 60, और देन 60 से 44, ठीक है। तो उदयन जो था, अब इसने क्या किया, इसने राजधानी को चेंज कर दिया, और राजधानी राजगृह से क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। क्या कर दिया, राजधानी इसने चेंज करके कहाँ लगा दिया, पाटलिपुत्र पर लगा दिया। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, उसको बसाने का श्रेय भी उदयन को जाता है। यानी कि यहाँ पर दो नदियां थी बाबू, एक देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, पहले बताते मैं आपको, सोन नदी और गंडक नदी, इनके संगम पर इसने एक शहर को बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और इसने अपनी राजधानी को राजगृह से, यानी जो वर्तमान का राजगीर है, उसको चेंज करके कहाँ लेकर चलाया, पाटलिपुत्र पर चलाया। उदयन इसलिए ही फेमस है सबसे ज्यादा, बस यही इससे प्रश्न पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद क्या पूछ सकता है कि इसके 3 पुत्र थे, तो एक अनिरुद्ध था, एक मंडक था, और एक नागदशक था, ठीक है। तो इसके जो, अब इस वंश का देखो अंत कैसे होता है, और कैसे हम लोग हर्यक वंश से बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे शिशुनाग वंश पे, और आपको समझ में आराम से एकदम, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए कैसे पहुंचेंगे। तो अनिरुद्ध, मंडक, इसके तीनों पुत्र शासन करते हैं। सबसे अंतिम पुत्र जो इसका होता है नागदशक, छोटा होता है, बाद में ये भी शासक बनता है, लेकिन बहुत अय्याश शासक रहता है। अय्याश इन द सेंस मतलब ये अपने साम्राज्य पर ध्यान नहीं देता, केवल अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा होता है। तब इसका जो सेनापति होता है, अर्थात अगले वंश का संस्थापक यानी कि शिशुनाग, वो इसको मार देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यानी कि इसका जो सेनापति होता है वो होता है शिशुनाग, इसका नागदशक का, और नागदशक इस प्रकार से हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा बन जाता है, और इसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है, इसका नाम है शिशुनाग वंश। आपको आई होप ये वाला पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश को। तो उस शिशुनाग वंश, जैसा कि आप सभी लोग ने देखा कि शिशुनाग सेनापति था, तो उसने हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अपने वंश की स्थापना कर दी, यानी कि राजा बन गया। तो शिशुनाग से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं आता, हाँ ये प्रश्न आता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी, अब देखो शिशुनाग वंश है, संस्थापक भी शिशुनाग है, तो आपको ये पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। राजधानी इसकी है वैशाली, इसने परिवर्तित कर दिया, राजधानी को पुनः क्या कर दिया, वैशाली कर दिया, ठीक है। उसके बाद जिस अवंती के राजा के साथ बिंबिसार की मित्रता थी मध्य प्रदेश के, उस पर इसने आक्रमण कर दिया, है ना, और आक्रमण कर कर अवंती राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे शिशुनाग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है। फिर उसके बाद शिशुनाग के बाद हम चलेंगे कालाशोक पर, यानी कि जो शिशुनाग का पुत्र था वो था कालाशोक। और कालाशोक जो था उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, परंतु एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी, तो वो भैया 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पर हुई थी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। हालांकि इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया था, यानी कि वैशाली से हटाकर फिर इसने पाटलिपुत्र कर दिया था। एक और क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, इसको नंदीवर्धन कहा जाता है, कहीं कहीं से महानंदी की संज्ञा भी दी गई, ठीक है। तो ये जो राजा था वो अंतिम शासक रहता है, कहाँ का, तो शिशुनाग वंश का। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंदवंश। तो नंदवंश जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यही कालाशोक के 10 पुत्र होते हैं, और इस 10 पुत्र में से एक पुत्र का नाम रहता है महापद्मनंद, यानी कि महापद्मानंद भी इसको कहीं कहा गया है। ये जो रहता है बहुत ही विस्तारवादी सोच का रहता है, आकांक्षावादी रहता है। तो ये क्या करता है, ये अपने पिता की हत्या कर नंदवंश का ये बन जाता है शासक, यानी कि ये जो कालाशोक है इसकी हत्या कर नंदवंश का शासक बन जाता है कौन, महापद्मानंद, और एक राट की उपाधि को धारण करता है। देखो बहुत ऐसे कम राजा हुए हैं जिन्होंने एक राट की उपाधि या फिर जिन्होंने उपाधियां धारण की, उसमें से एक थे संस्थापक नंदवंश के, यानी कि कौन, महापद्मानंद। महापद्मानंद को ही पुराणों में हमारे कुछ पुराणों में इनको अवतार माना गया, किसका, भगवान परशुराम जी का।
तो ये देखिए परशुराम का दूसरा अवतार भी महापद्मानंद को यानी नंदवंश के संस्थापक को माना गया है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध में अत्यंत प्रवीण थे और विस्तारवादी सोच के थे। उसके बाद अगर कहा जाए तो कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को ये लेकर कहाँ चले आए, मगध चले आए। जिनसेन मतलब जैन धर्म के साहित्य से संबंधित या जैन धर्म के देवता कहे जाने वाले जिनसेन की जो मूर्ति थी वो ये कलिंग से कहाँ पर लेकर चले आए, ये मगध लेकर चले आए। कलिंग मतलब वर्तमान में उड़ीसा, तो उड़ीसा को आप देखेंगे कलिंग पर विजय अशोक ने भी प्राप्त की थी, यानी कि मौर्य वंश का जो शासक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन कलिंग पर विजय प्राप्त की थी नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, खरवेल के एक राजा थे, खरवेल के एक राजा थे, उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख यानी एक हाथी गुफा का निर्माण कराया, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें ये कहा गया जिसमें इनका महापद्मानंद जी का क्या उल्लेख मिलता है, ठीक है, यानी कि हाथी गुफा में एक अभिलेख है जहां पर महापद्मानंद जी का उल्लेख मिलता है, जो कलिंग में स्थित है, ठीक है, खरवेल में, कलिंग के खरवेल में। इसी नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कहा जाता है घनानंद बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम और राग विलासिता से जीवन जीने वाला व्यक्ति था और ये सिकंदर के समकालीन था, यानी जब दुनिया में सिकंदर 326 ईसा पूर्व सब लोगों को पता है, जब सिकंदर का वर्चस्व समाज में चल रहा था, दुनिया में चल रहा था, जो जीता वही सिकंदर है, तो उस समय भारत में जो राजा था वो घनानंद। तो कहा जाता है कि इनके यहाँ राज दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कौटिल्य, जो एक शिक्षक थे, है ना। और इस कौटिल्य ने जब घनानंद को उनके ड्यूटी के बारे में याद दिलाया कि भैया देखिए सिकंदर आक्रमण करना है, बढ़ने वाला, तो आप भी अपनी सेनाओं में संगठित करिए, मगध के सबसे बड़े राजा हैं आप, नंदवंश के आप एक प्रमुख सितारे हैं। तो घनानंद ने इनको अपमानित करके क्या किया, अपने राज्य में से भगा दिया। अब जब इन्होंने अपमानित किया तो कौटिल्य ने प्रण ले लिया कि हम क्या करेंगे, इनके शासन को हटाएंगे और एक नया राजा लाएंगे, एक व्यवस्थित राजा लेकर आएंगे। और फिर कौटिल्य ने तैयार किया, आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और यही चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने हत्या की किसकी, घनानंद की और मौर्य वंश की। तो ये जो मौर्य वंश है बच्चा, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नहीं अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बृहद टॉपिक है। आई थिंक आपको आज इतनी कहानी समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई बैक करके फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, धीरे मन से देखिए, आपको समझ में आएगी, सहजता से देखिए, आपको समझ में आएगी, कहानी की तरह बना के देखिए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मौर्य वंश के लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।